जो संदेश खाली कैसे भूल जाए बंगाल की महिलाएं, आरजी कॉलेज कैसे भूल जाए बंगाल की महिलाएं, टीएमसी जिसने इतने सारे अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में एक फाइनेंशियल हब हुआ करता था, फाइनेंशियल कैपिटल था वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की अपनी एक रिचुअल रही है, अपना एक कल्चर रहा है फाइनेंस का, उसका वो तहस नहस करके आज सिर्फ वो बांग्लादेश का बॉर्डर बन के रहे। जब उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर के आदमी, उनके घर के पुरुष जो किसी और राज्य में जाके जब काम करते हैं और जो पैसा बेचते हैं, तो ये सिर्फ किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि वहां पे आज रोजी रोटी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। इट इज एज क्लियर एज डे एंड नाइट, ये कहना है उन रिपोर्टर्स का जो इस वक्त बंगाल में मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कहना है उन बेबाक लोगों का जो बंगाल से जुड़े हुए हैं, बंगाल के इलेक्शंस को देख रहे हैं, बंगाल में वोटिंग कर रहे हैं और बेबाकी के साथ वो कैमरे पर ये बात बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या इस बार सच में बंगाल में बदलाव होने वाला है? क्या टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत होने वाली है? इस पर करेंगे खास चर्चा। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हरीश शरण देवगन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस बार बंगाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। आप खुद वहां पर थे, खुद वहां के लोगों से आपने बातचीत की है। क्या हाल है बंगाल का? क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? नहीं, जो आपने स्टेटमेंट बोली कि वहाँ पे पीपल आर सेइंग कि डे एंड नाइट की क्लैरिटी है ना, तो वो जो डे एंड नाइट की क्लैरिटी है वो कोई रातों रात तो आई नहीं है। और बहुत सालों की फुटप्रिंट के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद जो बीजेपी ने जो फुटप्रिंट बनाया, उस फुटप्रिंट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो कई सालों की मेहनत के बाद बना है, इस बार बीजेपी के पूरे कार्यकाल में या जितना भी उन्होंने ये 2000 जो लास्ट 2021 के इलेक्शन के बाद जो 5 साल लगाए, जो मेहनत उन्होंने बंगाल में करी, उसमें जो फुटप्रिंट जनरेट हुआ, उससे डे एंड नाइट की क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती है। और इस बार बीजेपी ने, अगर आप लाइनअप में देखें, तो अपने कैंपेनिंग में, अपने काम में, अपनी बात में, अपने वर्कमैनशिप में, अपनी कमिटमेंट में, या अपने जो भी उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। जो गलती उन्होंने 2024 में जो अपने ही स्टेटमेंट से गलतियों से सुधार किया है, जैसे उन्होंने कहा 400 पार का नारा लगाया। इस बार उन्होंने बंगाल में ऐसी कोई बात नहीं करी कि हम ये पार, हम 200 पार, हम 250 पार, हम 180 पार, ऐसी कोई बात उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी के जितने कटाक्ष थे या जितने भी जो भी ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी, उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। जैसे ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दी कि एक वर्ग को अगर हम ना रोकें, अगर हम एक वर्ग को ना रोकते तो तुम्हारी कोई बिसात खत्म हो जाती। मतलब वो एक वर्ग को अगर हम ना रोकते, मतलब वो बात कर रही है ममता बनर्जी मुसलमानों की बात कर रही है कि अगर मैं ना हूं और अगर मैं मुसलमानों को ना रोकूं तो हिंदुओं का साफ हो जाए। तो ये अगर हम जब बात करते हैं कि जब इस तरीके का बयान आता है, जब इस तरीके की बयानबाजी आती है, तो उसका जवाब बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली दिया। मतलब ये अगर हम ये डे एंड नाइट का जो फुटप्रिंट है या डे नाइट का जो मैसेज है, ये अकेले सिर्फ भाषण से नहीं आता। ये जब आता है तो ये बंगाल की औरतों से आया है, बंगाल की वोटर लिस्ट से आया है। जब ममता बनर्जी स्टेज पे खड़ी होकर ये इल्जाम लगाती हैं, अपने ही स्टेट की लड़कियों को कहती हैं, अपने ही स्टेट की महिलाओं को कहती हैं कि 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर ना निकलो। वो अपने ही स्टेट की, अपने ही राज्य की लड़कियों को ये कहती है कि तुम आज़ाद नहीं हो। अपने ही लड़कियों को कहती है कि तुम रात को 8 बजे के बाद सड़कों पे नहीं घूम सकती। तो मेरी जो पॉलिटिकल समझ जो थोड़ी सी है, वो ये कहती है, वो ये समझाना चाहती है कि हर घर के अंदर, हर घर में महिला प्रधान होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर महिला प्रधान है उस घर के अंदर, भले वो किसी मुस्लिम का घर है या वो हिंदू का घर है या किसी ब्राह्मण का घर है या किसी क्षत्रिय घर है या किसी भी शेड्यूल कास्ट का घर है, लेकिन उस घर की प्रधान जो होती है वो महिला ही होती है। जब महिला असुरक्षित फील करती है तो वो अपने पति को और अपने घरों को इस बारे में कन्विंस करती है कि आज अगर हमारे को आज़ादी चाहिए, हमारे को घर चलाना है, तो वोट बीजेपी को जाया जाए। सर, महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं को लेकर ऐसा बयान देना ममता बनर्जी की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेपी का महिला के लिए जिस तरीके से किसी भी राज्य में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए बीजेपी हमेशा कार्य करती आई है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है। तो बंगाल में महिलाओं का क्या कुछ देखने को मिल सकता है? महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग में अपनी भागीदारी
निभा सकती है, कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? महिलाओं को इस बार तुष्टीकरण से नहीं जीता जा सकता था। या महिलाओं को तुष्टीकरण का कोई लालच नहीं दिया गया, महिलाओं के साथ में कोई किसी प्रकार का तुष्टीकरण वाला एंगल कवर अप नहीं हो सकता था। कारण ये था कि जब बीजेपी के जो काम है, जो बीजेपी की जो काम जो भी उन्होंने काम, बीजेपी ने जो भी काम किया है, भले वो मल्टीपल शादियों की बात हम करते हैं, वहाँ रोक लगाई उन्होंने। अगर मल्टीपल शादियों की बात करी, उसकी वहाँ रोक लगाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो महिलाओं के हित में थी। हाँ। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की ये टीएमसी के 15 साल के शासन में महिलाएं बहुत त्रस्त हुई, घर में कैद हुई, बाहर नहीं निकल पाई, अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं पाई, अपनी बच्चियों को आज़ाद नहीं कर पाई, अपनी बच्चियों को डेवलप नहीं कर पाई। तो अगर हम इस बात को बहुत अगर गहराई से देखते हैं, तो महिला के अंदरूनी हृदय पे जो चोट और मानसिक यातनाओं से जब वो गुजरी है, तो उसका जो जवाब है वो इस बार वोटिंग बैंक से ही आएगा। जो संदेश खाली कैसे भूल जाए बंगाल की महिलाएं, आरजी कॉलेज कैसे भूल जाए बंगाल की महिलाएं, तो ये भूलने की चीज़ें नहीं है। अगर कोई ये भूल भी गई है, लेकिन यादों में ये आज भी ताज़ा है। आज भी अगर ये ज़रा सा भी इसको नरिश करते हैं, तो महिलाओं को ये सारी जितनी भी पीड़ाएं हुई हैं, ये जितनी भी यातनाएं उन पर गुजरी हैं, इन सब की ताजगी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी रिफ्रेश्ड है। बिल्कुल। एक तो फैक्टर हो गई महिलाएं, दूसरा फैक्टर अगर एसआईआर पर गौर फरमाए, क्या लगता है इस बार जो एसआईआर बंगाल में हुआ है, 91 लाख वोट जो है वो हटा दिए गए हैं, जो भी थे वो कटे हैं, तो इसके बाद एसआईआर की इस रिजल्ट का भूमिका क्या कुछ होने वाला है बंगाल चुनाव पर? हम अगर बात करते हैं जो एक्स्ट्रा वोट बदलाव जो वोट हैं, जो टीएमसी के पुराने वोटर थे वो तो हैं ही हैं, राइट। जो हम बात करते हैं 91 लाख के नाम जो नाम कटे हैं, उसमें अगर हम पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं, पुरानी रिपोर्ट कार्ड भी देखते हैं, 2021 की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो इस बार कमाल की बात है कि जो पहली फेज में जो वोटिंग हुई है वो 92 से 92% से ज़्यादा की वोटिंग हुई है। और जो अभी सुनने में आया है कि जो दूसरे फेज की वोटिंग जो है वो भी 90-91% वो भी पार करेंगी। असल खबर तो शायद एक आधे दिन में आएगी, लेकिन वो भी अगर 90-91% वोट पार करती है, तो इसमें बीजेपी के फुटप्रिंट का जो फ्रेमवर्क है वो दिखना शुरू होता है। अगर हम पुरानी रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो नदिया में 17 सीटें थी 2021 में, उसमें टीएमसी के पास 8 थी, बीजेपी के पास 9 थी। इस बार 9 से मेरे ख्याल से 21 में से 15 से 16 सीटें बीजेपी के पास आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हावड़ा की, तो हावड़ा में 16 सीटें थी। टीएमसी ने पिछली बार 16 सीटें ली और बीजेपी के पास 0 सीटें आई, पर इस बार भी बीजेपी के पास हावड़ा में कम से कम 8 से 10 सीटों का इजाफा होना चाहिए। हम कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में 11 सीटें पहले टीएमसी के पास थी और बीजेपी के पास 0 सीटें थी। इस बार भी बीजेपी के पास कम से कम 5 से 6 सीटें कलकत्ता से आनी चाहिए। नॉर्थ 24 परगना की बात करते हैं, तो टीएमसी के पास वहाँ पे 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 5 सीटें थी। तो यहाँ पर भी शायद मेरे ख्याल से 10 से दुगना होने के चांसेस पूरे हैं। साउथ 24 परगना की बात करते हैं, तो टीएमसी की 30 और बीजेपी की 0 सीटें थी, बट इस बार भी हम बात करते हैं तो कम से कम 12 से 15 सीटें बीजेपी की आनी चाहिए साउथ परगना से। हम बात करते हैं पूर्व वर्धमान की बात करते हैं, तो 16 सीटें जो टोटल हैं, जिसमें से टीएमसी के पास 16 थी और बीजेपी के पास 0 सीटें थी। लेकिन इस बार भी 8 से 10 सीटें मैं जो समझता हूँ कि वो पूर्व वर्धमान से आनी चाहिए। यहाँ हर जगह बीजेपी का अगर हम गेम प्लान देखते हैं, अगर हम गेम प्लान देखते हैं, तो वो हर तरफ से गेनिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े ऐसे बिचारा वाला मॉडल भी नहीं है। फिर दूसरी बात, जो अमित शाह ने जिस टाइप का प्रतिक्रिया रही टीएमसी की, अगर वो अमित शाह जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, उनको अगर वो धमकी दे सकती हैं, तो वो आम आदमी का क्या हशर करती होंगी, ये सोचने वाली बात है। उनके भतीजे जो हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो अभिषेक बनर्जी की जो ख्याल आता है वो गैंगस्टर जैसा है। खुल के अगर उसने आवाम को धमकाया, वेस्ट बंगाल को खुल के धमकाया, उसने ये बोला कि जो लोग टीएमसी को वोट नहीं करेंगे, 4 तारीख के बाद में उनका हिसाब किया जाएगा। दिल्ली से आई हुई फोर्सेस वापस दिल्ली चली जाएंगी, उनको कौन बचाने आएगा? इसका भी जवाब अमित शाह ने दिया कि वोटिंग के बाद भी 7 दिन तक
फोर्सेस वहां पे उनकी प्रोटेक्शन में 7 दिन तक उनकी प्रोटेक्शन में फोर्सेस वहां रहेंगी, और जरूरत पड़ी तो 7 दिन से ज्यादा भी फोर्सेस को वहां पे तैनात किया जाएगा, ताकि आम आदमी वो जीतने से ज्यादा बड़ी बात कर गए। अगर हम अमित शाह की बात करते हैं तो जीतने से ज्यादा बड़ी बात कर गए कि फोर्सेस वहां तब तक रहेंगी जब तक वहां का आम नागरिक सुरक्षित ना हो। ऐसी बयान अगर एक गृह मंत्री देता है तो वहां के लोगों का निकलना बहुत जायज हो जाता है, लाजमी हो जाता है। वहां की औरतें बाहर निकल के जो निडर, जो डर के साए में वो अपनी वोटिंग नहीं कर पाती थी, जो अपने अपने अपनी फोर्सेस में जो सुरक्षित फील करती हैं, जो वो दे आर फीलिंग सिक्योर, और अपनी सिक्योर फीलिंग, अपनी सिक्योर माइंडसेट के साथ में अगर वो वोटिंग करने निकलती है तो वहां की महिला अकेली नहीं निकलती है। वो अपने परिवार को, अपने शौहर को, अपने पति को, अपने बच्चों को ये घर में खाना परोसते टाइम बताती है, सिखाती है, मनाती है कि उनकी आज़ादी और उनकी भलाई टीएमसी में नहीं है। उनकी आज़ादी, उनकी भलाई और उनकी तरक्की और उनकी ग्रोथ अगर है तो वो बीजेपी की वोट करने में ही है। आज वो बदलाव देश में नहीं, अपने स्टेट में नहीं, अपने घर में भी बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि मेरा घर डर के साए में ना जिए, डर के साए में ना बढ़े। टीएमसी ममता बनर्जी से कुछ नहीं चाहती, आज वो सिर्फ सुरक्षा और तरक्की चाहती है। मेरी हर बयान में सिर्फ महिला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि महिला जब भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो घर चलाती है उसको ये पता होता है कि वहाँ पे 6000 कंपनियां जो बंद हो गई, जिसकी वजह से उनके अपने बच्चों को पलायन करना पड़ा, अपने बच्चों को दूसरे देशों में जाके काम करके पैसा घर भेजना पड़ा। हर परिवार तो इतना किस्मत वाला नहीं होता कि अपने बच्चों के साथ साथ में खुद भी शिफ्ट हो जाएं। उनका बेस तो वहीं पे ही है। जब उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर के आदमी, उनके घर के पुरुष जब किसी और राज्य में जाके जब काम करते हैं और जब पैसा भेजते हैं, तो ये सिर्फ किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि वहां पे आज रोजी रोटी नहीं है। और नहीं होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? टीएमसी, जिसने इतने सारे अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कई पोटेंशियल कंपनीज, कई उगने वाली कंपनीज, कई ग्रोथफुल कंपनीज, एक फाइनेंशियल हब हुआ करता था, फाइनेंशियल कैपिटल था वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की अपनी एक रिचुअल रही है, अपना एक कल्चर रहा है फाइनेंस का, उसका वो तहस नहस करके आज सिर्फ वो बांग्लादेश का बॉर्डर बन के रह गया है। और बांग्लादेश का बॉर्डर का मतलब हिंदुस्तान की एक बाजू जो ढाका और बांग्लादेश के बीच, हमारे वेस्ट बंगाल के बीच में लगती है, वो सड़ गई है, गल गई है। अगर आज उसको ठीक नहीं किया तो ये कैंसर पूरे शरीर को खा जाएगा। बिल्कुल, ऐसे कई फैक्टर्स है, जैसे अभी 2 फैक्टर्स जो मेनली आपने गिनवाए, एक तो एसआईआर और दूसरा महिलाएं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उस पर असर डालेंगे। क्या लगता है कि अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के आने से क्या कुछ बदलाव होगा? अगर सत्ता में परिवर्तन आता है, बीजेपी जीतती है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बंगाल में? देखो, फिर से अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, है ना, नरेंद्र मोदी साहब की हम बात करते हैं तो पीएम मोदी ने फिर से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोई लूट खसोट की बात नहीं करी। उन्होंने, पीएम मोदी ने फिर से एक सीधे से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी जो उस राज्य की मुख्यमंत्री, जो खुद एक लेडीज है और वो कहती हैं कि रात को 8 बजे के बाद मत निकलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोला और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो क्या गलत किया? ये मुद्दा आज की डेट में वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। इस मुद्दे पे टीएमसी की स्टेटमेंट की 8 बजे के बाद मत निकलना, इस बात से महिलाओं के मन में गुस्सा है। उस राज्य की सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो सुरक्षा बनती जा रही है। अमित शाह का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने बार बार कहा कि डरो मत, सीआरपीएफ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है और वोटिंग होने के बाद भी 7 दिन तक वो आपकी हिफाजत करेगी। जरूरत पड़ी तो 7 दिन से ज्यादा भी तैनात हो सकती है। ये योगी आदित्यनाथ तो बंगाल में उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां करी। जो हिंदू वोटर इससे आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि जो सीआई का भरोसा है 10% एक्स्ट्रा वाला, इस वजह से हिंदू वोटर भी अट्रैक्ट हो रहा है। जो मुस्लिम वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी हो सकता है अपनी एक मानसिकता हो, बिकॉज वो पुरुष की लॉबी में बैठते हैं, पुरुषों के ग्रुप में बैठते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो घर में आके महिलाओं के हाथ की रोटी ही खाते हैं। तो महिलाएं भी इस बात से त्रस्त हैं, क्योंकि हर महिला, हर मुस्लिम महिला पर भी अगर हम बात करते हैं तो उन पर भी असर दिखता है। 3 तलाक पे जो कानून लगा उसका बेनिफिट भी मुस्लिम महिला को ही गया। हम बात करते हैं बहुविवाह जैसे मुद्दे पे कि मुंह उठा के दूसरी शादी कर लेते थे, घर की रोटी बटती थी, घर की प्रॉपर्टी का विभाजन होता था, घर में कला कलेश होता था, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक महिला होते हुए दूसरी महिला, और दूसरी महिला के होते हुए तीसरी महिला, तीसरी महिला के होते हुए चौथी महिला। रिलीजन से ज़्यादा अय्याशी दिखती है।
तो आई थिंक वो उस अय्याशी को रोकने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कदम उठाए वो बहुत सराहनीय थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर बदलाव होता है तो महिलाओं के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगा बंगाल में रहना। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आम लोगों का ये नारा, आम लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहाँ 200 से पार सीटें लेकर के आएंगी। क्या लगता है कि ये पॉसिबल है इस बार? इसमें परिवर्तन तो निश्चित है। इसमें आप जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, जो सारे जो कुछ क्षेत्र तो ऐसे रहे हैं उसके अंदर जो पिछली बार भी 2021 में भी 6 क्षेत्र में टीएमसी को 0 वोटिंग मिली थी। 6 क्षेत्र ऐसे थे जिसमें टीएमसी 0 वोटिंग में थी, और इस बार हो सकता है कि टीएमसी के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ टीएमसी को 0 सीटें मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं डर की, तो डर निकला है इस बारी, वेस्ट बंगाल के वोटर से डर निकला है, डर की राजनीति निकली है। लोग खुलकर वोट दे सकते हैं, लोग खुलकर वोट देने आए हैं। तो आंकड़े और माहौल दोनों जो है वो बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। जैसे एक फलदार पेड़ झुकता है, वैसे इस बार वोटर के फल से जो पेड़ है, जो वोटर वाला जो पेड़ है, वो वोटर्स के फलों से इस टाइम बीजेपी की तरफ झुका है। पहली फेज में अगर 92% अगर वोटिंग हुई है और दूसरी फेज में भी 90 से ज़्यादा % वोटिंग होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली ये फिगर कहीं ना कहीं जताते हैं कि जो फिगर्स हैं, अगर हम कैमोफ्लेज में भी समझते हैं, इनकॉग्निटो अगर ये गणित समझते हैं, अंधेरे में भी समझते हैं, धुंधला गणित भी समझते हैं, तो बीजेपी कम से कम 170 से बहुत ऊपर जा सकती है, ऊपर जा रही है। ठीक है, 170 आसानी से, और हो सकता है शायद अगर यही लहर बनी रही तो 180 और 200 पार करने में शायद पीछे ना हटे। तो ये संभव है कि 4 मई को जब नतीजे आए तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये, अगर संभव है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, देखा मैंने तो ये कहा था, ये तो होना ही था। आज जो लोग शशो पंजे में, वेस्ट बंगाल भी आज कंफ्यूज्ड है, लेकिन जब शायद कंफ्यूजन में उन्होंने वोटिंग अगर राइट करी होगी तो जो नतीजे आएंगे तो वो शायद वहाँ पर भी खुशी की लहर होगी, और जो एंटी बीजेपी या एंटी हिंदू, एंटी सनातन धर्म के लोगों वो भी बोलेंगे, देखा मैंने तो ये बोला था कि ऐसा तो होना ही था। तो हो सकता है कि ऐसे शब्द आपको कॉमनली 4 मई के बाद सुनाई दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी कमल खिला पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।